हेलो दोस्तों, मैं अनीस आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव एकेडमी पर। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको तीनों वीडियो में भाग 4 तक नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 51 के का तक मौलिक कर्तव्य तक आपको बता दिया था। अब आज उससे आगे के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो आज जो हम आपको अनुच्छेद बताएंगे भाग 5। तो भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है। संघ में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय और राज्यपाल इत्यादि के बारे में बताया गया है। तो इससे संबंधित हम देख लेते हैं कितने भी अनुच्छेद जो हमारे महत्वपूर्ण हैं। तो अनुच्छेद 52 में क्या है? अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति, मतलब भारत देश के लिए एक राष्ट्रपति होगा। तो भारत के लिए राष्ट्रपति, भारत देश के लिए राष्ट्रपति का प्रावधान दिया गया है। राष्ट्रपति का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत देश के लिए राष्ट्रपति का प्रावधान दिया गया है। राष्ट्रपति जो होता है क्या, संवैधानिक पद पर होता है और भारत देश का प्रथम नागरिक होता है। तो भारत देश के लिए राष्ट्रपति का प्रावधान 52 में। अब अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। तो क्या होगा? संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित, राष्ट्रपति में निहित। ये बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगा और राष्ट्रपति के नाम पर जितने भी कार्य भारत में होंगे वो राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। लेकिन भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल होता है वो वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का ही कार्यपालिका होता है। यह अनुच्छेद 53 में बताया गया है। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें बताया गया है? 54 में बताया गया है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? राज्यसभा, लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ये किसमें बताया गया है? 54 में बताया गया है। अब अनुच्छेद 55 में देखते हैं। अनुच्छेद 55 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत होता है। एकल संक्रमणीय हस्तांतरण के द्वारा भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जो कि जनता के द्वारा नहीं होता है, निर्वाचित सदस्यों के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति ये हो गई। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा और अप्रत्यक्ष रूप से भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये हो गया 55। अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की पदावधि। तो राष्ट्रपति की पदावधि, मतलब भारत का राष्ट्रपति जो है वो 5 साल के लिए उसका निर्वाचन होता है, 5 साल के लिए। लेकिन राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका कोई नया उत्तराधिकारी न आ जाए। तो राष्ट्रपति के लिए क्या है? पदावधि 56 में बताया गया है। अनुच्छेद 57 में देखते हैं। अनुच्छेद 57 में क्या है? तो राष्ट्रपति के लिए पुनः पात्रता, मतलब कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर जितनी बार चाहे उतनी बार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उसके लिए 50 प्रस्ताव को 50 अनुमोदक होने चाहिए। तो पुनः पात्रता, राष्ट्रपति की पुनः पात्रता की शक्ति बताई गई है।
57 में। अब आगे का अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 58 में क्या है? तो अनुच्छेद 58 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की बनने के लिए योग्यताएं, तो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए अनुच्छेद 58 में। तो अनुच्छेद 58 में क्या है? तो अनुच्छेद 58 बताया गया है राष्ट्रपति की योग्यताएं। राष्ट्रपति की योग्यता, तो राष्ट्रपति की योग्यता बताई गई है अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या जरूरत है? भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु, 35 वर्ष की आयु, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, भारत का नागरिक हो और लाभ के पद पर ना हो, किसी सरकारी नौकरी में ना हो, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। किसमें बताया गया है? 3। अब 4 में है लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। तो लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, चुने जाने की योग्यता रखता हो। क्या हो? लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। ये अनुच्छेद 58 में कहा गया है। अब 59 में देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 59 में बताया गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। तो राष्ट्रपति की शर्तें, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें किसमें बताया गया है? 59 में बताया गया है। अब आते हैं अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान, तो राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान, राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान, तो राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 60 में बताया गया है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसी कारणवश अनुपस्थित है तो जो न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ का प्रावधान क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ कौन दिलाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। यदि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है यदि वो अनुपस्थित है तो जो न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए जो सदस्य होंगे भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। ये 60 में बताया गया है। अब आता है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 61 में बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 61 में बताया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है और
राष्ट्रपति पर जो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति को इसकी सूचना 14 दिन पहले होनी चाहिए और 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के द्वारा राष्ट्रपति को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। या फिर जिस भी सदन में, चाहे वो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, जिस भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाया जा रहा है, उसके 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित प्रस्ताव को अगले सदन में भेजा जाएगा। यदि सदन जिस सदन में भेजा गया है वह सदन जो है राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों को सिद्ध पाता है, तो 2/3 बहुमत के साथ पारित प्रस्ताव को राष्ट्रपति को उस दिन से अपने पद से रिक्ति होना पड़ेगा। तो क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में बताया गया है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन में लगाया जा सकता है, किसी भी सदन में लगाया सकता है, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा हो, तो किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। लेकिन राष्ट्रपति को इसके बारे में 14 दिन पहले इसकी जानकारी होनी चाहिए। ये हो गया राष्ट्रपति और 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाया जाता है, अनुच्छेद 61। अब आते हैं अनुच्छेद 61 हो गया। अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद रिक्ति को निर्वाचन करने का समय, यदि राष्ट्रपति के पद रिक्ति को निर्वाचन करने का समय राष्ट्रपति के पद रिक्ति को निर्वाचन करने का समय, राष्ट्रपति के पद रिक्ति को निर्वाचन करने का समय तो राष्ट्रपति के पद रिक्ति को निर्वाचन करने का समय, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसे 6 माह के भीतर भरा जाना चाहिए। ये हो गया 62 में। अनुच्छेद 62 तक हमने बता दिया। अब अनुच्छेद और उससे आगे जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनके बारे में देखते हैं। तो अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में बताया गया है। प्रलिम्बन हो गया, परिहार हो गया, दंडादेश के निलंबन के लिए ये शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं किसी भी व्यक्ति पर को क्षमा करने के लिए। ये हो गया अनुच्छेद 72। अब आता है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा किसी साधारण विधेयक के असहमति को दूर करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। यहाँ अनुच्छेद 108 में क्या कहा गया, संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक कब बुलाई जाएगी, तो संयुक्त बैठक जो है साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में असहमति को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है इसकी अध्यक्षता करता है। ये हो गया अनुच्छेद 108। अब देखते हैं अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में बताया गया है अध्यादेश, राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। संसद के स्थगन के समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। किसमें बताया गया है, 123 में। अनुच्छेद 143। तो अनुच्छेद 143 में कहा गया है, अनुच्छेद 143 में बताया गया है कि राष्ट्रपति सार्वजनिक मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। किसी भी जो सार्वजनिक जो मुद्दे हैं, सार्वजनिक मुद्दों पर राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन वह बाध्यकारी नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो इसको मान ही ले। किसे बताया गया, अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से, राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की शक्ति। किसकी, परामर्श की शक्ति, परामर्श की शक्ति। ये हो गया दोस्तों आज का वीडियो।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।